नमस्ते साथियों, एक और वार्षिक परीक्षा का पेपर कक्षा 11th रसायन विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2022 का ये एनुअल पेपर आपके सामने है। पूर्णांक है 56 अंक का और समय दिया गया 2 घंटे 45 मिनट को। तो पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम की पोस्ट यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बोले और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यदि L बराबर 3 हो तो M के कुल कितने मान होते हैं? तो देखो, अगर M का मान निकालना होता तो तरीका होता है कि L के मान को जैसे L माइनस से प्लस L तक लेना है। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, तो कुल कितने मान हो गए? 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर 7। एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा, इस एम की बूस्टर यूट्यूब चैनल पर 16 मई से क्लास 12th का ऑनलाइन बेस स्टार्ट हो रहा है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट अर्थात ज़िले का नाम लिखकर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9079242041 पर मैसेज कर दें। इसी के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो सके। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि परमाणु क्रमांक 33 वाला आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है? वो आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में आता है? तो वो आएगा वर्ग नंबर 13 में। देखो, अगर आपको याद होना चाहिए 31 पर आता है गैलियम, 32 पर जर्मेनियम और 33 पे आता है आर्सेनिक। तो वर्ग नंबर 15 क्या था? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। आर्सेनिक आ गया, तो वर्ग नंबर 15 आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस यौगिक में 2 सिग्मा व 2 पाई बंध पाए जाते हैं? तो यहाँ से CO2 की स्ट्रक्चर समझो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो एक तो इनमें हो गया सिग्मा बंध और ये एक हो गया पाई बंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2। अगला क्वेश्चन है सवतः प्रक्रम के लिए सही कथन है। सवतः प्रक्रम के लिए सही कथन है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। सवतः प्रक्रम के लिए सत्य कथन है कि तंत्र की एंट्रोपी सदैव बढ़ती है, तंत्र की मुक्त ऊर्जा सदैव बढ़ती है, कुल एंट्रोपी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है या कुल एंट्रोपी परिवर्तन सदैव धनात्मक होता है। देखो, आपने सवतः प्रक्रम के लिए समीकरण पढ़ी होगी, ΔG बराबर ΔH - T ΔS। और यहाँ से आपकी ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो मैं बता दूं कि सवतः प्रक्रम के लिए ΔG का मान सदैव क्या आना चाहिए? नेगेटिव। और ये नेगेटिव तभी प्राप्त होगा जब ΔS का मान धनात्मक हो। अगर ΔS का मान ऋणात्मक कर दोगे तो कभी भी ΔG का मान नेगेटिव प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको याद रखना ΔS का मान सदैव क्या होना चाहिए? धनात्मक। तो इसका राइट आंसर है कुल एंट्रोपी परिवर्तन सदैव क्या होना चाहिए? धनात्मक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। तो KO2 K का होता है +1 और ऑक्सीजन कितने? 2, जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना होता है उसको क्या मान लें? x बराबर 0। तो 1 + 2x बराबर 0, तो 2x बराबर -1, तो x बराबर आ जाएगा -1/2, जिसको आप बोलते हो सुपर ऑक्साइड। क्या बोलोगे? सुपर ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? -1/2। अगला है निम्न में से किसके द्वारा ज्वाला परीक्षण नहीं दिया जाता है? तो ये बात याद कर लेना कि सारे मृदा धातुओं में बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो ज्वाला परीक्षण नहीं देते। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बेरिलियम। अगला, रक्त के स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मैग्नीशियम, बोरोन, कैल्शियम या एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगर आयरन होता तो वो भी आंसर हो सकता था। रक्त के स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एल्यूमिनियम, क्योंकि आपने फिटकरी का फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको पोटास एलम कहते हैं, उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वाटर गैस या संश्लेषण गैस का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो सीधी सी बात है, CO + H2 के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं?
वाटर गैस। CO प्लस H2 के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? वाटर गैस। और CO प्लस N2 का जो मिश्रण होता है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस। इसके बाद हम चलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। अब अगले जो क्वेश्चन का प्रकार है वो है गलत और सही, जो आपके स्क्रीन के सामने आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही गलत का चयन के पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है। बिल्कुल कथन सत्य, ट्रू है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सत्य है। अगला, किसी विलयन की मोललता तापमान के साथ परिवर्तित होती है। बिल्कुल नहीं होती है। मोललता पर तापमान प्रभावित नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, अर्थात ये क्वेश्चन क्या है? गलत। राइट के लिए मैंने सत्य के लिए सही लगा दिया और गलत के लिए क्रॉस का निशान लगा दिया। अगला, पाउली के अनुसार परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो गई। अगला, डेल्टा X ये इंटू मल्टीप्लाई का निशान है, ये डेल्टा P लेस देन H/4 हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का समीकरण। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी आपकी राइट बात हो गई। तो ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हो गए। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त निम्न प्रश्नों के अपने रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आवर्त सारणी में वर्ग 16 के तत्व को हम चालकोजन परिवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालकोजन। क्या कहा जाएगा? चालकोजन परिवार कहा जाता है। अगला है, ClF3 अणु में क्लोरीन परमाणु की संकीर्ण अवस्था। देखो, क्लोरीन के भारी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 3 तो बंद बना दिए, तो 3 तो गए बॉन्ड पे, और 4 इलेक्ट्रॉन शेष बच गए, मतलब 2, तो 3 2 5, अर्थात संकीर्ण हो जाएगा इसका sp3d। sp3d ClF3 में संकीर्ण कौन सा होगा? sp3d। अब देखो, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर हो गए, इस कारण से इसकी आकृति कैसी होती है? टी आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? टी आकृति। तो ClF3 में संकीर्ण sp3 और आकृति टी होती है। अगला, जब निकाय व परिवेश के मध्य ऊर्जा व द्रव्य दोनों का विनिमय नहीं हो तो वो उस निकाय को हम क्या बोलते हैं? विलगित निकाय कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? CO2। सबसे मुख्य हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? CO2। इसके बाद अति रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं अत्यलघुत्वात्मक क्वेश्चन के लिए। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 90 है। तो तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार ज्ञात करने का मतलब होता है कि मोलर द्रव्यमान में किसका भाग दे दो? संयोजकता का। किसका? संयोजकता। तो H2SO4 में संयोजकता देखो क्या होती है? 2H प्लस और SO4 2 माइनस। संयोजकता 2 होती है, तो 98 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 49। तो इसका H2SO4 का जो तुल्यांकी भार है वो कितना आएगा? 49। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। इसी के साथ बताना चाहूँगा कि मैंने वार्षिक परीक्षा के काफ़ी पेपर आपको हल करवा दिए हैं। उन सभी पेपरों का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखने को ये आया कि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में जो वार्षिक एग्ज़ाम के जो पेपर आए हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन सेम मिले। इसके अलावा मैंने शुरुआत में एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो बनाया था। जो बड़े क्वेश्चन है वो सब उसी में से रिपीट हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो आप सभी जानते हो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर लेते हैं। बेकिंग सोडा, इसके उपयोग, तो इसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। ये बेकिंग पाउडर बनाने में, या आप लिख लो बेकरी उद्योग में, जैसे ब्रेड है, केक है, पेस्ट्री में बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के 6 धातु मतलब वर्ग नंबर 1 के तत्वों में प्रोक्साइड और सुपरऑक्साइड बनाने वाले एक तत्व का नाम व प्रतीक। देखो, सुपरऑक्साइड तो बनाता है सोडियम और सुपरऑक्साइड आपका क्या बनाता है? पोटेशियम। तो सोडियम से जो प्रोक्साइड बनता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2O2 और पोटेशियम से बनेगा वो हो जाएगा KO2, क्योंकि प्रोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक -1 होता है और सुपरऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1/2 होता है। इसके बाद
एथेन का साहस प्रक्षेपण सूत्र बनाओ। मैंने कहा था ना, मेरे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनाए थे उनमें से काफ़ी क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। आप चाहो तो जो डिस्ट्रिक्ट में अभी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं, सॉरी ये वार्षिक एग्जाम नहीं हो, वो जाके उस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो को जरूर देख ले। एथेन का साहस प्रक्षेपण सूत्र बनाइए, वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। O2 ऑक्सीजन अणु की बंद कोटि, देखो ऑक्सीजन का क्या होता है O डबल बॉन्ड O, तो इसकी बंद कोटि का मान कितना होता है 2 होता है। O2 अणु की बंद कोटि का मान कितना होता है 2 होता है। और इसकी चुंबकीय प्रकृति की बात करें तो इसकी जो प्रकृति होती है वो अनुचुंबकीय होती है। क्या होती है? अनुचुंबकीय होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ओलिफिन किसे कहते हैं? ध्यान रखना, जो एल्कीन जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम ओलिफिन कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरेक्स का रासायनिक सूत्र लिखें। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र लिखें, तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2B4O7.10H2। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2B4O7.10H2, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है डाइबोरेन का संरचना चित्र बनाइए, तो इसकी संरचना चित्र आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्षारीय मृदा धातुओं में। क्वेश्चन समझना, क्षारीय मृदा धातुओं में कार्बोनेट और सल्फेटों की जल में विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्यों घटती है? तो इसका एक सीधा सा आंसर लिखो, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी जलयोजन ऊर्जा में कमी आती है। इनकी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय मृदा धातुओं की जलयोजन ऊर्जा में कमी आती है। इस कारण से इनके कार्बोनेट और सल्फेटों की जल में विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे घटते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर को एक तो लिखना नहीं, 5-7 अंतर लिखने हैं, तो वो आप सबकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखो सीधी सी बात है, हीरा क्या होता है? कठोर होता है। ग्रेफाइट क्या होती है? मुलायम। पहला अंतर तो आप लिख देते हो, फिर स्क्रीनशॉट वाला भी लिख लेंगे। हीरा क्या होगा आपका? कठोर होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। हीरे की संरचना चतुष्फल की होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के विषैलेपन का कारण स्पष्ट देखो। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बंध बना के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के विषैलेपन का कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, वहाँ से आप उसको इजीली नोट कर सकते हो। इसके बाद क्या लिखा है? थेलियम, लेलियम नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है। थेलियम में +3 ऑक्सीजन अवस्था के स्थान पर +1 ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है। स्पष्ट कीजिए। देखो इसका सीधा सा रीजन है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +3 की अपेक्षा +1 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, क्योंकि इनमें NS2 वाले इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है C5H12 अणुसूत्र, अर्थात C5H12 को हम क्या बोलते हैं बेटा? पेंटेन कहते हैं। C5H12 अणुसूत्र वाले एल्केन के विभिन्न समावियों की संरचना व आईपीसी नाम लिखे। जो पेंटेन के 3 समावयव बनते हैं, एक का नाम हो गया एन पेंटेन, दूसरे का नाम हो गया आइसोपेंटेन और तीसरे का नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। या स्पेस नहीं है तो इनके स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे मार्कोनिकॉफ और सत्यजेव का क्या नियम पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पे नियम पूछते हैं, नॉर्मली इनसे रिलेटेड रिएक्शन पूछ ली जाती है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम और सत्यजेव का नियम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप इसको इजीली एग्जांपल से समझ सकते हो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद ये तो इन चैप्टर की जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। अब चलते हैं हम कुछ बड़े क्वेश्चनों की तरफ। तो वो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18,
कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करें। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 तनु KMnO4 और ये बेयर अभिकर्मक होता है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है। बेयर अभिकर्मक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हो तो इस अभिक्रिया में एक तो जलकाणु HOH प्लस ऑक्सीजन ऐड होता है, तो इसका मतलब एक OH ये और दूसरा OH ये बन जाएगा। तो एक OH इस कार्बन से दूसरा OH इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 OH OH। क्लियर हो गया। अगला कंपाउंड ये CH3 C डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पे ON। इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करोगे तो सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है NaOH प्लस CaO। तो यहाँ से ये इतनी चीज़ें होती है वो बाहर निकल जाती है, तो ये H वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH4 और साथ में Na2CO3 ये बन जाता है। तो अर्थात पहले वाले अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है उसको तो बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। ये जो कंपाउंड बना ऊपर लिख रहा हूँ मैं एथिलीन ग्लाइकोल नाम हो गया। इसके बाद नीचे वाला जो कंपाउंड है जो CH4 बना उसका नाम क्या हो गया मेथेन। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरह। साल्वे विधि का उपयोग पोटेशियम कार्बोनेट के निर्माण में नहीं किया जा सकता, क्यों? ये क्वेश्चन भी पिछले पेपर में एज इट इज पूछा गया था। इसके बाद वाले क्वेश्चनों की तरफ हम चलते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने आएंगे। खंड 6 बड़े क्वेश्चन है ये। अब ये खंड 6 जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनका आंसर आप सीधा देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको आइडिया लग जाए। विकिरण संबंध क्या उदाहरण से समझाइए। प्रकाश विद्युत सेल में लिथियम के स्थान पे पोटेशियम या सीजियम का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, चलो ये तो मैं लिख देता हूँ, CaSO4.1/2 H2 होता है। पोटेशियम का घनत्व सोडियम के घनत्व से कम होता है, क्यों? सिलिकॉन क्या होता है, एल्कोहल को सीधे ही पेंटोल में परिवर्तित करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इनका आप सबको स्क्रीनशॉट ले लें और इन सभी क्वेश्चनों का जो बड़े क्वेश्चन है इनका आंसर नेक्स्ट वीडियो में हल किया जाएगा। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको आइडिया लग जाए कि वार्षिक परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपकी जो जिले की जो वार्षिक परीक्षा हो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके आगे के पोर्शन में जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाए कि इनमें जो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा है। अकार्बनिक बेंजीन, अकार्बनिक बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है B3N3A6। मतलब जो आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के वार्षिक परीक्षा के पेपर देखोगे तो उनमें से सभी पेपरों को अगर आप हल कर लोगे तो 80 से 90% जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ। एक आगे हैकेल का नियम, इनका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको आइडिया लग जाए। और ये सब क्वेश्चनों का जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें आप कि ये पूरा कंप्लीट पेपर हो चुका है। लास्ट वाले क्वेश्चन को मैं हल करवा देता हूँ। अभिक्रिया पूर्ण करें, यहाँ आपकी कन्फ्यूजन हो सकता है। एथाइन को रक्त तप्त लोहे की नली पर गर्म करेंगे तो बेंजीन बनती है अर्थात C6H6 का निर्माण होता है और इसके 3 अणु की आवश्यकता होती है। और इस कंपाउंड की अगर HBr के साथ क्रिया कराओगे तो H यहाँ जोड़ेगा और Br इस कार्बन से जोड़ेगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। ये अभिक्रिया कौन सी? एंटी मार्कोनिकोव के नियम से होती है। अगली वोल्टेज अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखे तो सीधी सी बात है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ करवा दी? सोडियम धातु के साथ। तो एल्किल हैलाइड के यहाँ कितने अणु ले लिए? 2 और सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो ये बाहर चला जाएगा तो RR अर्थात आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्केन प्राप्त हो जाएगा प्लस 2Na यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इस पेपर के जो मेन क्वेश्चन तो वो मैंने हल करवा दिए। शेष जो क्वेश्चन बच्चे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हल करवा दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस MK बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ ये आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।